हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ESVP स्टडी में और साथ ही साथ में हमारी इस यूनिक जर्नी SC और वॉल्यूम फर्स्ट में, जहाँ के आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर 8 हम पढ़ेंगे आज, वर्क एनर्जी। इससे पहले सारे चैप्टर्स का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है SC और वॉल्यूम फर्स्ट के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी में बात समझ लेते हैं। जैसे कि आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते ही होंगे, ठीक, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी मूविंग पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक। जिस एनर्जी का कोई पार्टिकल मूव करता है उसी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी किसी पार्टिकल के पास होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द मूविंग पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी। जो मूविंग पार्टिकल होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक। मतलब कि अब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो जिस किसी भी एनर्जी के कारण मूव कर रहा होगा, और जो एनर्जी मूव करेगा उसे कहेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1/2 m/v², ठीक है। या फिर हम इसे इस तरह से सकते हैं K ऑफ V इक्वल टू 1/2 m/v²। हमें यहाँ पे K या V क्यों लिखा है, मतलब K या V इसलिए लिखा है क्योंकि जो किसी पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी होती है वो उस पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और पार्टिकल की वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होगा K इक्वल टू 1/2 m/v², ठीक है। अब अगर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल से सिस्टम काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो हमको मिल जाएगा K इक्वल टू समेशन ओवर I 1/2 mi/vi²। इट मीन्स कि सभी पार्टिकल्स का इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी निकाल के सबका हम सम कर देंगे तो हमको सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हम समझ निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था, जो काइनेटिक एनर्जी है किसी पार्टिकल या सिस्टम की, वो या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या कांस्टेंट रहेगी, ठीक। ये जो तीनों कंडीशन है, ठीक, ये डिपेंड करता है ऑन वेलोसिटी, सब वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वेलोसिटी, ठीक। अगर वेलोसिटी इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की, अगर वेलोसिटी डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन और हाँ, काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल चेंज करने में सबसे मेन होता है वेलोसिटी, ठीक। और वेलोसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमको चाहिए होता है फोर्स, ठीक है। तो बिना फोर्स के वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी नहीं, और बिना वेलोसिटी के काइनेटिक एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होगी ना ही चेंज होगी, ठीक है। तो फोर्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी चेंज के लिए, ठीक। F इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फोर्स भी काइनेटिक एनर्जी का बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। उसी अगर अब मैं बात करूं कि जो वेलोसिटी पे जो फोर्स लगता है जिसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, हमें हमेशा टेंजेंशियल फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक।
टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो हमेशा वेलोसिटी पर टेंजेंशियल फोर्स लगता है, जिसके कारण कोई पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होती है, ठीक है। अब अगर टेंजेंशियल फोर्स की बात करूँ तो अगर समझाना चाहूँ, सपोज करें कि ये ब्लॉक है, ठीक, ये वी वेलोसिटी इस तरह मोशन कर रहा है, तो वी वेलोसिटी के साथ एक तरह मोशन कर रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है वो ग्राउंड से लग रहा है कुछ इस साइड में एक तरफ, ठीक। तो जो ये फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ठीक। तो जो वेलोसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करने जो फोर्स लगेगा वो इस फोर्स का कंपोनेंट लगेगा जो कि टेंजेंशियल होगा, इसको हम एफ टी से डिनोट करेंगे। तो जो इसका कंपोनेंट होगा एफ टी वो इस वेलोसिटी पे लगेगा, जिसके कारण वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक। तो जो एफ टी वो टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज होने में रिजल्टेंट फोर्स का टेंजेंशियल लगता है, मतलब टेंजेंशियल रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब अगर इस डिफिनेशन से हम काइनेटिक एनर्जी डिफिनेशन की बात करें, अब टेंजेंशियल फोर्स देखने के लिए हम जो फॉर्मूला है के इक्वल टू 1/2 mv², ठीक, इसको डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो डी टी ऑफ के डी टी ऑफ 1/2 mv², ठीक। तो 1/2 जम टू 1/2 कॉन्स्टेंट हो गया, और कॉन्स्टेंट का नहीं सॉरी 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और न्यूमेरिकल वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वैसे 0 होता है या फिर 1 होता है, ठीक है। अरे 0 नहीं, इस सॉरी गलत बोलते हैं, इंटीग्रेशन में होता है वो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन बात कर रहे हैं हम, तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक। तो जो मैंने बताया था कि 0 होता है फिर 1 होता है, वो इंटीग्रेशन कंडीशन होता है। तो डी टी ऑफ डी के हो गया, इधर हो गया 1/2, मास भी कांस्टेंट है, तो हम डी टी ऑफ v², तो हम जब डी टी ऑफ v² निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 1/2 उसी तरह हो गया, ठीक। और डी टी ऑफ v² हो जाएगा 2v dv/dt, 2v dv/dt। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम फाइनली मिल गया डी के वन डी टी इक्वल टू एम बी डी वी बाई डी टी, ठीक। तो अगर हम देखें तो डी बाई डी टी इक्वल टू होता है एक्सेलेरेशन ए, डी बाई डी टी इक्वल टू होता है एक्सेलेरेशन ए, तो हमको मिल जाएगा डी के डी टी एफ के इक्वल टू हो जाएगा एम बी ए, तो एफ इक्वल टू एम ए होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा डायरेक्टली एफ इक्वल टू एम ए, और एफ जहाँ पे हो टेंजेंशियल है तो मिल गया एफ टी डॉट डी, तो हमारा मिल गया डी डी टी ऑफ के इक्वल टू एफ टी डॉट बी। एफ टी जो है वो रिजल्टेंट टेंजेंशियल फोर्स है, एफ टी जो है वो रिजल्टेंट टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है, और वी वेलोसिटी है, ठीक। अगर जो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर एफ है वो वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल में आता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था, एग्जाम्पल में क्या दिखाया था मैंने कि ब्लॉक है, इसे वेलोसिटी इधर तरफ लग रही है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है एफ, ठीक, और उसका टेंजेंस ये वेलोसिटी था और टेंजेंशियल फोर्स एफ टी इधर तरफ लग रहा है, ठीक। अब अगर जो वेक्टर एफ है और वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अगर थीटा है, ठीक, तो हमको मिल जाएगा एफ टी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ टी इक्वल टू एफ कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक। तो एफ टी इक्वल टू एफ कॉस थीटा अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमको फाइनली मिलेगा डी टी एफ के इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर बी इक्वल टू होता है डी टी एफ वेक्टर आर, तो वेक्टर एफ डॉट डी टी ऑफ वेक्टर आर, तो अगर हम डी के डी टी एफ के
और वेक्टर एफ डॉट डी टी या वेक्टर आर में देखें तो डी टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली हमको मिल गया डी के इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डी आर। ठीक, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, स्मॉल चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये मैंने बात करी काइनेटिक एनर्जी की। हम चलेंगे, हम बात करेंगे वर्क और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। अगला टॉपिक है वर्क एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे वर्क मीन्स वर्क डन है। ठीक, तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो अगर हमें किसी पार्टिकल का वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का डेफिनेशन होता है, वर्क डन को डायवर्ट से डिनोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वर्क डन डेफिनेशन होता है इफ वेक्टर एफ फोर्स apply an particle during displacement dr is called work done। ठीक, मतलब किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डी आर के दौरान जिसको फोर्स लगाया जा रहा है उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसे करेंगे वर्क डन। इट मीन्स कि वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू हो गया वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, जो पार्टिकल फोर्स लगाए मल्टीप्लिकेशन बाय जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया। ठीक, तो ये हमने वर्क डन की बात कर ली। वर्क डन इक्वल टू हो गया वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है, अगर हमें ये एक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन फाइंड करना होगा तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो फॉर फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। ठीक, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ कॉस थीटा डी आर। ठीक है, तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क डन फाइंड कर लिया। फाइनल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको वर्क डन को इंडिकेट करना होगा। ठीक है, तो हमको फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये हमने वर्क डन की बात कर ली। अब अगर वर्क थ्योरम की बात करें हम, अब अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो सबसे पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो वर्क डन बाय पार्टिकल बाय द रिजल्टेंट फोर्स, किसी पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स द्वारा जो वर्क डन है वो इक्वल होगा उस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, मतलब अगर किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसके कारण उसमें वर्क डन हो रहा है, तो जो उसका वर्क डन है उस फोर्स के अप्लाई होने के कारण इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा उसके इक्वल होगा, और उसी कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, तो डिफिनेशन को मिल गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का डिफिनेशन हो जाएगा द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल बाय द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का डिफिनेशन हो गया। अब अगर हम इसको फार्मूला के रूप में देखें तो हमको मिला था कि फार्मूला क्या मिला था, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, और हमारे पास पहले से हमको पता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर इक्वल टू है डी के, जो कि मैंने पहले निकाल चुका है। तो हम अगर इसको डी के से कन्वर्ट कर दें तो हमको मिल जाएगा वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी के। इंटीग्रेशन ऑफ डी के मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी डी के होता है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मतलब वही निकला। ठीक, तो इस तरह को मिल गया डब्ल्यू इक्वल टू के टू माइनस के वन।
और यही हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब कि किसी भी रिजल्टेंट फोर्स द्वारा पार्टिकल पे जो वर्क डन हुआ है, किसी भी रिजल्टेंट फोर्स द्वारा, ठीक, पार्टिकल पे जो वर्क डन हुआ है वो उस रिजल्टेंट फोर्स के कारण जो काइनेटिक एनर्जी चेंज है उसके इक्वल होगा। ये सिंपल थ्योरम कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, अब अगर हम वर्क की बात करें तो हमने यहाँ पे वर्क एक डब्ल्यू इक्वल टू निकाला था, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी निकाला था। ठीक है, और जो वेक्टर एफ है वह रिजल्टेंट फोर्स है जिसे हम कहते आ रहे हैं। इट मीन्स कि जो वेक्टर एफ होगा इक्वल टू होगा वेक्टर एफ वन प्लस एफ टू प्लस डॉट डॉट इतने कई सारे फोर्सेस का सम जो होगा वो वेक्टर एफ होगा। ठीक, तो अगर हम वेक्टर एफ की वैल्यू को यहाँ इससे कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज वेक्टर डी आर। ठीक, अब इसको हम अलग अलग कर दें तो हमको डब्ल्यू इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ वन डी आर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ टू डी आर प्लस डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स कि जो वेक्टर एफ वन डी आर वेक्टर एफ टू डी आर और सारे हैं इन सबको ले सकते हैं डब्ल्यू वन इक्वल टू वेक्टर एफ वन डी आर, तो हमको मिल गया डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स कि इंडिविजुअल फोर्सेस द्वारा जितना वर्क डन हुआ है, ठीक, उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस द्वारा जितना वर्क डन हो रहा है उन सबको फाइंड करके उन सबका जो सम होगा वो इक्वल टू होगा टोटल वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और जो वर्क डन बाई रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ द वर्क डन बाई इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, अब जब इंडिविजुअल फोर्सेस की बात हो रही है तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो किसी पार्टिकल का जो वर्क डन है किसी भी इंडिविजुअल फोर्स के कारण, किसी पार्टिकल वर्क डन किसी एक इंडिविजुअल फोर्स के कारण जो है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल नहीं होगा। ठीक, और जो एफ वन डी आर है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा या नहीं। ठीक, लेकिन इन सबका जो सम होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इन सब का सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा, लेकिन ये इंडिविजुअल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा ही नहीं। अब हम पावर की बात कर लेते हैं। जो वर्क की बात हो रही है, वर्क कर किसी वर्क करने के लिए हमको पावर एनर्जी जरूरत होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? पावर से। ठीक, तो अगर हम पावर की बात करें तो सबसे पहले हम पावर की डिफिनेशन देख लेते हैं। पावर की अगर हम बहुत सिंपल डिफिनेशन देखें, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन, तो समझ सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल सा छोटा सा अगर एक पावर का डिफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क को करने का जो रेट होता है उसी को पावर कहते हैं। इट मीन्स कि अगर स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर होगा स्मॉल वर्क डन के लिए। ठीक, तो अगर इस वर्क डन के में जो पावर लग रहा है उसे हमें फाइंड करना हो तो इसे मेरे पास पावर का डिफिनेशन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट मीन्स कि पावर को हम पी से डिनोट करते हैं, तो पी पावर पी इक्वल टू हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक, मतलब कि डी टी अफेक्ट एफ डी आर। इट मीन्स कि वेक्टर एफ डॉट डी आर बाई डी टी वेक्टर आर, और डी टी वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर वी, तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। मतलब पावर पी इक्वल टू हो गया वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। मतलब कि इसी पावर का डिफिनेशन होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर हमको यहाँ से नया डिफिनेशन मिल गया पावर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मैंने पावर का डिफिनेशन पढ़ लिया, उसे नया डिफिनेशन मिल गया, पावर का फार्मूला मिल गया पी इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। अगर हम एस आई यूनिट की बात करें तो जो एस आई यूनिट होता है, एस आई यूनिट पी होता है वो होता है
जूल पर सेकेंड, जो कि जूल पर सेकेंड इक्वल टू होता है वाट। ठीक, पावर का एक और यूनिट होता है, वो होता है HP। HP मीन्स हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। पावर का यूनिट होता है हॉर्स पावर HP, तो 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। तो ये तो मैंने बात कर ली वर्क इस गर्म की, पावर की। अब अगर हमको डिफरेंट फोर्सेस के कंडीशन में वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, तो वो हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन देख लेते हैं। ठीक, मतलब डिफरेंट फोर्सेस के लिए वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फार्मूला ध्यान रखते हैं, हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर F डॉट वेक्टर डी आई। जितने भी हम वर्क करेंगे, ठीक है, हम जितने कैलकुलेशन करेंगे सब इसी फार्मूला बेस्ड करेंगे। तो सबसे पहले जिस फोर्स के लिए हमको वर्क निकालना है वो हम कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स मतलब जो वेक्टर F की वैल्यू है वो हो गई कांस्टेंट, वो अब चेंज होगी ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर F डॉट वेक्टर डी आर। अगर वेक्टर F कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, हमको मिल गया वेक्टर F इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी आर। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी आर इक्वल टू मान लेते हैं वेक्टर आर, जो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ड्यूरिंग द वर्क डन। ठीक, तो हमको मिल जाएगा W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर आर सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी आर इक्वल टू होगा वेक्टर आर के। ठीक है, तो जो वेक्टर आर है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग द वर्क डन, और जिस वर्क के लिए कैलकुलेशन किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप अगर जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच जो एंगल वो थीटा है। ठीक, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर F एंड वेक्टर R। ठीक, तो हमको वर्क डन इक्वल टू मिल जाएगा वर्क डन इक्वल टू FR cos थीटा। तो फाइनली हमको इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन मिल गया एट थीटा एंगल। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल प्रोड्यूस हो रहा हो तो इससे हमको वर्क डन फॉर्मूला होगा W इक्वल टू FR cos थीटा। ठीक है, अब कांस्टेंट फोर्स की बात करी जाए तो आपको बता दूं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, रोटेशनल फोर्स, ये भी एक कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल नियर सरफेस के अर्थ सरफेस के नियरली मूव कर रही हो तब। ठीक, मतलब ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है दोनों कांस्टेंट होता है। अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो अगर कोई पार्टिकल है वो वर्टिकली फॉल हो रही है, वर्टिकली गिर रही है। ठीक, तो वर्टिकली गिर रही है तो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि इस कंडीशन में फोर्स कांस्टेंट है, मतलब कि ये फॉर्मूला हमारा लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी अलॉन्ग द वर्टिकल लाइन है, फोर्स वर्टिकल लाइन है। मतलब इस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक, तो हमको इस कंडीशन में वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा FR cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होता है 1, तो W इक्वल टू हो गया FR। मतलब कि अगर वर्टिकली फॉलिंग पार्टिकल है तो उस कंडीशन में वर्क डन हो जाएगा FR। ठीक है, अब ये जो वर्टिकली फॉलिंग पार्टिकल है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात है। तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट से वर्क डन क्या होगा। तो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट देखें, सपोज करिए कि एक पॉइंट ए है, जो कोई पार्टिकल को फेंका जा रहा है, ठीक, एक कर्व पाथ में, और जाके ग्राउंड पे वो 8 पॉइंट बी पे मिल रही है। ठीक, तो ये इसके सारे पॉइंट्स जो होंगे, सारे हर पॉइंट्स पे जो फोर्स लगेगा
वो नीचे की तरफ mg लगेगा। ठीक है, अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो हम उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ऐड कर देंगे जो वो, और वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो जो यहाँ पे वेक्टर ए बी हो गया, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। इट मीन्स कि आर इक्वल टू हो गया वेक्टर ए बी। ठीक है, अब अगर हमने जो पार्टिकल है वो वर्टिकल से थीटा एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, थीटा एंगल, ठीक, और ये अर्थ का सरफेस था, ठीक, ये सरफेस है, ये थीटा एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, और जो पार्टिकल ये है वो एच हाइट पे है सरफेस से। सपोज कर लेते हैं जो पार्टिकल है वो सरफेस से एच हाइट पे है, तो अगर ये जो एंगल है थीटा प्रोड्यूस करेगा, ठीक, और जो फोर्स लग रहा है जिस तरफ एम जी लग रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा। ठीक है, तो W यहाँ पे जो फोर्स क्या है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मतलब एम जी, ये कांस्टेंट फोर्स है, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे एम जी हो जाएगी। ठीक, आर क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए बी है, तो ए बी, ठीक, और जो वर्टिकली से उसे एंगल वो भी थीटा है, तो ए बी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस ट्रायंगल, अगर यहाँ पे हम इसको ओ मान लें, तो ट्रायंगल ए ओ बी देखें, ट्रायंगल ए ओ बी में ए बी कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए ओ, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए ओ, तो हमको मिल जाएगा W बॉटम इक्वल टू मिल जाएगा एम जी डॉट ए ओ, और ए ओ की जो वैल्यू एच है, फाइनली हमको मिल गया एम जी एच। ठीक, तो फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए जो वर्क डन हमको मिल गया वो W इक्वल टू एम जी एच है, जब जो पार्टिकल है वो वर्टिकली और नॉन वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ आएगी। अब यहाँ पे वर्टिकली और नॉन वर्टिकली मतलब समझ पाए, मतलब वर्टिकली क्यों एक स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, और नॉन वर्टिकली इट मीन्स कि वो एक कर्व्ड पाथ में डाउनवर्ड की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब कि जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो जो एच की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो अगर एच की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो उस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्डन होगा जी एच होगा, मतलब कि आर इस से देखें कि इफ़ एच डिस्केंड मतलब डिक्रीज कर रहा है, डिसेंडेड, तो उस कंडीशन में जो वर्कडन होगा W इक्वल टू हो जाएगा एम जी एच। ठीक है, और वही अगर एच इंक्रीज करने लगा, मतलब कि इफ़ एच एसेंड्स, मतलब एच इंक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में W इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी एच। अब माइनस एम जी एच क्यों होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी होगा वो फोर्स के अपोजिट होगा, मतलब फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो वर्कडन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी की कंडीशन में वर्कडन को फाइंड कर लिया है। ठीक है, वो वर्कडन हमको मिल गया W इक्वल टू एम जी एच। अगर हाइट जो डिसेंड करेगी तो W इक्वल टू एम जी एच होगा, और वही हाइट अगर असेंड करेगी तो W इक्वल टू माइनस एम जी एच होगा। ये हो गया कांस्टेंट फोर्स। अब हम बात कर लेते हैं स्प्रिंग फोर्स के कंडीशन में वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अब हम स्प्रिंग फोर्स के कंडीशन में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम वो कंडीशन समझते हैं जहाँ पे स्प्रिंग फोर्स अटैच होगा। तब ये सरफेस है, ये वर्टिकल सरफेस है, ठीक, और ये जो अगर एक ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग से अटैच है, ठीक,
अगर हम ये इसका मीन पोजीशन माने ए, ठीक, जहाँ पे जो x इक्वल टू 0 है, इट मीन्स जो इसका इलांगेशन या फिर जो कंप्रेशन की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। मतलब कि ए मीन पोजीशन को हम x इक्वल टू 0 से अगर डिफाइन कर कंसिडर करें, ठीक, तो इस कंडीशन में जो ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग से ब्लॉक हॉरिजॉन्टली अटैच है, ठीक है। अगर हम इस ब्लॉक को इलांगेट करते फिर कंप्रेस करते हैं तो जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। तो अगर ये जो स्प्रिंग है वो इलांगेट हो रहा है, ठीक है, स्प्रिंग इलांगेट हो रहा है, ठीक, ये उसका मेन पोजीशन ये है, और वो इलांगेट होकर एक्स इक्वल टू एक्शन पहुँच गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हमको बॉर्डर निकालना हो कि ये इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू x1 तक ले जाने में जो टोटल वर्क डन हो रहा है वो क्या है, ठीक है। तो हमको बॉर्डर निकालना है। उससे बॉर्डर निकालने से पहले सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि इससे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो जो फोर्सेस पे लगेगा वो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ठीक। जो स्प्रिंग फोर्स जो है वो स्प्रिंग द्वारा लगेगा, वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होगा, सॉरी हमेशा नहीं होगा। इस कंडीशन में जब उसको इलांगेट करेंगे फिर कंप्रेस करेंगे तो वेलोसिटी के अपोजिट में होगा। मतलब कि जो ब्लॉक के फोर्स होगा वो के टाइम्स द इलांगेशन ऑफ स्प्रिंग होगा। मतलब अगर इस कंडीशन में देखें, इस कंडीशन में तो जो स्प्रिंग फोर्स है मतलब स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे, द फोर्स ऑन ब्लॉक इज के टाइम्स द इलांगेशन। मतलब स्प्रिंग द्वारा ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो इलांगेशन का के टाइम्स है, ठीक। लेकिन जो ब्लॉक जो है, ठीक है, वो बाहर तरफ निकल रहा है, जो ब्लॉक है वो इधर दूर तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो स्प्रिंग फोर्स है वो इधर तरफ आ रही है। मतलब कि जो फोर्स है, जो वेलोसिटी है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हम बात करें इफ़ ब्लॉक मूव्स फ्रॉम x टू x प्लस डी एक्स, अगर ब्लॉक x से x प्लस डी एक्स मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा के एक्स, के टाइम्स दी इलांगेशन, ठीक है, फोर्स इक्वल टू हो गया, और डिस्प्लेसमेंट डी आई इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑर्डर फॉर्मूला है W इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, सॉरी अगर हम वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर निकालें तो हमें मिल जाएगा माइनस एफ डी एक्स। माइनस एफ क्यों है, क्योंकि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो माइनस एफ डी एक्स और एफ की वैल्यू जो है वो के एक्स है, तो माइनस के एक्स डी एक्स। तो ये हमको वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर की वैल्यू फाइंड होगी माइनस के एक्स डी एक्स से। अब अगर हमको वर्क डन फाइंड करना है, अगर हम फाइंड करें टोटल वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1 से, ठीक। तो इस कंडीशन में वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x1 वेक्टर f डॉट वेक्टर डी आर, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x1, ठीक है, माइनस के एक्स डी एक्स, ठीक। तो हो जाएगा माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, इसके लिमिट्स 0 टू x1। जब इसके लिमिट्स रहेंगे तो फाइनली हमको वर्क डन W इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 1/2 के x1 स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। अब अगर ये हमको x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 तक ब्लॉक मूव कराने जो वर्क डन निकालना वो फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, तो इफ़ अगर x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 तक वर्क डन फाइंड करना हो
तो हम इसको लिमिट्स मान लेंगे, मतलब लिमिट x1 टू x2 माइनस के एक्स डी एक्स, इट मीन्स कि माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर फ्रॉम x1 टू x2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनली मिलेगा डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 के x1 स्क्वायर माइनस 1/2 के x2 स्क्वायर। तो ये हमने वर्क डन फाइंड कर लिया स्प्रिंग फोर्स कंडीशन में। तो अगर स्प्रिंग फोर्स कंडीशन है तो उस कंडीशन में हमको वर्क डन फाइंड करना हो तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम वर्क डन की बात करें और स्प्रिंग फोर्स की बात करें, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली एक स्प्रिंग अटैच था ब्लॉक से, ठीक है। तो अगर इसको हम इलांगेट करते हैं तो जब इलांगेट करेंगे, इलांगेट अगर हम इस पॉइंट पर लाकर इलांगेट को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकल ठीक, तो इस ब्लॉक को यहाँ तक इलांगेट किया, ठीक है, और फिर उसको छोड़ दिया। अगर इस ब्लॉक को यहाँ तक इलांगेट करेंगे, उसको फिर छोड़ेंगे तो स्प्रिंग फोर्स जो अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉक्स यहाँ से बाद फिर इधर तरफ मोशन करेगी, तो अब अपने मेन पोजीशन से होते हुए अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगी कंप्रेस में। फिर यहाँ से जो फोर्स होगा वो फिर से इस डायरेक्शन में लगेगा, फिर से ब्लॉक मूव करेगा, मतलब फिर से जो ब्लॉक है वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है। और हालांकि यहाँ पे जो सरफेस है वो फोर्स फ्रिक्शन लगेगा, तो कुछ समय बाद जो ये ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे कम होगा और जो बॉक्स है वो फिर से अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये होता है स्प्रिंग फोर्स कंडीशन। और वही हम कंप्रेस करते हैं, जब हम कंप्रेस करेंगे तो जो फोर्स होगा इधर तरफ लगेगा, ठीक। तो जो बॉडी है कंप्रेस करने के बाद फिर वो अपने मेन पोजीशन से होते हुए इलांगेट हो जाएगी। तो जब इलांगेट होगी तो फिर से फोर्स इधर तरफ लगेगा, जब फोर्स इधर तरफ लगेगा तो फिर से मेन पोजीशन से होते हुए अपने कंप्रेस पोजीशन पे आएगी, फिर से बढ़ जाएगी, मतलब इस तरह ये इधर से इधर ऑसिलेट होती रहेगी, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का धीरे धीरे जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो कम हो गया, मतलब कि डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा इसमें। और जब डैम्प ऑसिलेशन होगा तो ये कंडीशन वो आएगा कि जो बॉडी है वो फिर से अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मतलब कि ऑसिलेशन डैम्प नहीं होगा, तो जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करती रह जाएगी, ठीक, जब तक कोई सी फोर्स नहीं लग रहा है। उसी को हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लागू होगा। तो ये हमने बात कर ली स्प्रिंग फोर्स कैसे वर्क करता है, ठीक। अब हमने एक आपको बात बताया, शुरू में बताया था कि जो फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। अगर एफ जो है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, ठीक, तो जो वर्क डन होगा मतलब कि वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर इक्वल टू होगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी डी टी इक्वल टू होगा 0 फॉर स्मॉल इंटरवल। स्मॉल इंटरवल के लिए वेक्टर एफ डॉट वेक्टर 0, क्योंकि वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी डी टी होगा। अगर हम वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी को अगर इलांगेट करें तो हमें मिलेगा एफ बी कॉस थीटा डी टी। तो स्मॉल कंडीशन में 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 मतलब कि ये भी कॉस 90, क्योंकि जो फोर्स है वो ऐसे परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 की वैल्यू होगी 0, तो आगे आंसर 0। मतलब कि स्मॉल इंटरवल के लिए जो फोर्स वैसे परपेंडिकुलर होगा तो जो टोटल वर्क डन आएगा वो 0 आएगा। ये सिंपल सा कंडीशन था परपेंडिकुलर इनटू फोर्स वेलोसिटी का। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने फोर्सेस के किस किस कंडीशन में फोर्स पढ़ा, फोर्सेस के क्या रूल पढ़े हैं, ठीक। सबसे पहले हमें पढ़ा क्या है कि अगर एफ परपेंडिकुलर टू वी हो गया, अगर एफ परपेंडिकुलर वी होगा तो उस कंडीशन में जो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वो 0 होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर एफ जो है वो कांस्टेंट है, ठीक, तो कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड एक्शन तो डब्ल्यू इक्वल टू कंडीशन में होगा एफ डी।
cos थीटा, यहाँ पे जो F और D है वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है वो उन दोनों के बीच का एंगल है, और जो थीटा है वो उन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक, अगर एक हम राउंड ट्रिप की बात करें तो राउंड ट्रिप कंडीशन में जो फोर्स जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, मतलब कि अगर राउंड ट्रिप की कंडीशन में राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। ठीक है, और हमने तीसरा क्या पढ़ा, तीसरा पढ़ा कि स्प्रिंग फोर्स कंडीशन में जो फोर्स होता है वो अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एफ इक्वल टू होता है माइनस के एक्स डी एक्स, और वो के टाइम्स दी इलांगेशन होता है, जहाँ पे जो के है, यहाँ पे जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इनमें से अगर हम देखें कि जो एफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ता है वैसे वैसे एफ बढ़ता है, जैसे जैसे एक्स घटेगा वैसे वैसे एफ घटेगा। ठीक है, अगर हम कुछ से स्प्रिंग फोर्सेस से कुछ कंडीशन देख लेते हैं, जैसे कि हमको पता है कि जो वर्क डन जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर स्प्रिंग कंडीशन में अगर इनिशियली अगर वो नेचुरल पोजीशन में है और फिर उसको हम फाइनली कंप्रेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमको वर्क डन मिलेगा वो होगा -1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक, या फिर हम उसको नेचुरल कंडीशन से इलांगेट करेंगे, मतलब उसका इनिशियल नेचुरल है पोजीशन है, ठीक, मतलब मेन पोजीशन है, और उसका फाइनल पोजीशन इलांगेशन है, तो उस कंडीशन में भी उसका वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर अगर उसका इनिशियल पोजीशन अगर इनिशियली वो कंप्रेस्ड है और फिर नेचुरल पोजीशन में जा रही है, या फिर अगर इनिशियली वो इलांगेट है और फिर अपने नेचुरल पोजीशन में जा रही है, ठीक, तब नेचुरल पोजीशन में जाने में जो उसको फोर्स लगेगा वो होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, मतलब कि पॉजिटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक, अब अगर इनिशियल पोजीशन इलांगेट में है, स्प्रिंग एक्सेलरेशन पोजीशन है वो इलांगेशन है, और इलांगेशन से कंप्रेशन तक जाने का जब हमको अगर वर्क डन निकालना है, ठीक, या फिर इनिशियल पोजीशन कंप्रेशन से इलांगेशन तक जाने तक वर्क डन निकालना है, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन आएगा वो आएगा जीरो। ठीक है, और स्प्रिंग कंडीशन मतलब एक राउंड ट्रिप में जो स्प्रिंग फोर्स होगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, मतलब कि इन ए राउंड ट्रिप द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज जीरो। ठीक है, मतलब राउंड ट्रिप में स्प्रिंग फोर्स द्वारा जो वर्क डन होगा वो होगा जीरो। तो ये हमने आज जो फोर्सेस के वर्क डन के कंडीशंस पढ़े, उन कैलकुलेशन पढ़े, उन सबको मैंने देख लिया। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर लेते हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो हम बात कर लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम बात कर लेते हैं। ठीक, जैसे मैंने पहले बात किया था एक सिंगल पार्टिकल के लिए, सिंगल पार्टिकल के कंडीशन में जो टोटल वर्क डन था वो इक्वल टू था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, जिसमें कि एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, हम कंसिडर सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर करें, अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। ठीक, जिसमें कि मोर देन वन पार्टिकल होंगे। ठीक है, सपोज करिए कि हम सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें कि दो पार्टिकल्स हैं। हमने सिस्टम कंसिडर किया जिसमें कि दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। ठीक, अब ऐसे हमको पता है कि पार्टिकल के पास चार्ज होते हैं। ठीक, तो सपोज करिए जो पार्टिकल है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है
और पार्टिकल बी के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक, पार्टिकल के पास चार्ज होते हैं और ये एक सिस्टम है, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला ए है वो बी को अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज वाला बी है, नेगेटिव चार्ज बी है, वो ए को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट करें, मतलब बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, बोथ म्यूचुअली अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अगर जो ए है, अगर ए है बी पे फोर्स लगा रहा है तो उसको हम नोट करेंगे एफ बी ए, मतलब फोर्स एंड बी ड्यू टू है, तो वो बी को ओपन की तरफ खींचेगा और जो ए बी है वो ए फोर्स लगाएगी एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक, और सबसे पहले हम अगर बी की बात करें फॉर बी, ठीक, तो बी जो है बी अट्रैक्ट ए विथ फोर्स एफ ए बी। ठीक, तो ये बी है, ए को फोर्स ए बी से अट्रैक्ट करेगी। इस कंडीशन में जो ए है, ए मूव्स टुवर्ड बी, तो इस कंडीशन में जो ए है बी की तरफ मूव करेगा। ठीक, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ठीक, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक है, ए मूव्स टुवर्ड्स बी और उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अगर हम ए की बात कर रहे हैं फॉर ए, तो ये जो है ए अट्रैक्ट कर रहा है बी को, ए अट्रैक्ट बी विथ फोर्स एफ बी ए। ठीक, फोर्स एंड बी ड्यू टू है, ए जो है बी को अट्रैक्ट कर रहा है विथ फोर्स एफ बी ए। ठीक, तो एफ जो ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो बी है वो मूव्स टुवर्ड्स ए, तो ए बी भी एक तरफ मूव कर रही है एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, और फिर उसका भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, इन दोनों कंडीशन में इन दोनों जो काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। ठीक, आपको एक और बात बता दूँ, जो फोर्सेस हैं वेक्टर एफ ए बी वो इक्वल टू है माइनस है वेक्टर एफ बी ए। इट मीन्स कि वेक्टर एफ ए बी, इट मीन्स कि वेक्टर एफ ए बी प्लस वेक्टर एफ बी ए इक्वल टू होगा 0, मतलब दोनों फोर्सेस का सम होगा 0। लेकिन इन दोनों के द्वारा जब वर्क हो रहा है वो 0 नहीं होगा, मतलब कि वर्क बाई वेक्टर एफ ए बी प्लस वर्क बाई वेक्टर एफ ए बी प्लस वर्क बाई वेक्टर एफ बी ए नॉट इक्वल टू 0। 0 क्यों नहीं? क्योंकि इन दोनों का फोर्सेस अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो दोनों अपोजिट होने के कारण जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जा रहा है। मतलब कि जो फोर्सेस हैं एफ अपोजिट है, ठीक, डी भी अपोजिट है, ठीक है, इसीलिए जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट होने के कारण जो इसका वर्क डन आ रहा है वो पॉजिटिव है। मतलब कि दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। इट मीन्स कि अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखें तो हमको मिल रहा है जो टोटल वर्क डन बाय डिफरेंट, तो हम लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, द वर्क डन ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम बाय द इंटरनल फोर्स में नॉट बी 0। मतलब कि सिस्टम के डिफरेंट पार्टिकल्स द्वारा डिफरेंट पार्टिकल जो इंटरनल फोर्स लग रहा है उसके कारण जो वर्क डन है वो मे बी नॉट, मतलब 0 शायद हो सके तो 0 इक्वल टू ना हो।
ठीक। अब अगर हम सिस्टम पार्टिकल वर्क करें थ्योरम की मेन डिफिनेशन की बात करें तो वो मेन डिफिनेशन ये है, मतलब कि जो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। मतलब कि किसी भी सिस्टम का जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो सिस्टम पे होने वाले वर्क डन या तो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स हो, दोनों फोर्सेस के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम पार्टिकल। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,